हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पेडागोजी से संबंधित जो है महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस देखेंगे जो जुलाई में होने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए 7 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, बिल्कुल समय आपके पास बिल्कुल नहीं है। जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उसको जो है प्रैक्टिस करिए और जो आपके बनाए हुए नोट्स हैं उसको रिवीजन करते जाइए। आपके पास होने के बहुत बेहतर चांसेस हैं, अभी भी आपके पास वक्त है थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा को ध्यान में रख करके इस तरीके के क्वेश्चंस जो है इसमें शामिल किए गए, इसलिए एक एक क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ताकि जो है एक बेहतर जो है आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हिंदी विषय के मूल्यांकन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न पद्धति की आवश्यकता का मुख्य कारण है। देखिए यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। आप खुद सोचिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जब आपके पास होते हैं जहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए थे, जैसे ये क्वेश्चन जो है एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने, ये रीजन क्या होगा कि ये क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चंस को शामिल करने का क्या रीजन है, इसका कारण क्या है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पेपर में शामिल किए जाते हैं। छात्रों को अंक देना जो है सरल हो जाता है और अधिक विश्वसनीय होता है। या छात्रों को जो है संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं कराना पड़ता है, यहाँ पे बोल रहा है। यह छात्रों को मौलिक अभिव्यक्ति का पूर्ण जो है अवसर प्रदान करता है। यह छात्रों की लेखन शैली और भाषा शैली की पूर्ण जानकारी प्राप्त करता है। तो देखिए वस्तुनिष्ठ जो क्वेश्चंस होते हैं वो आमतौर पे ये होता है कि उसका एक आंसर बिल्कुल सही होता है, ये पहले से क्लियर फिक्स्ड होता है। आपको 4 ऑप्शंस या 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं जिसमें से ये क्लियर होता है कि कौन सा आंसर सही है, आपको बस केवल वो आंसर में टिक करना होता है। तो इसका जो आंसर होता है ये है ऑप्शन ए सही होगा। बाकी जो है संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं करना पड़ता, ऐसा नहीं है, आपको पूरा जो है सिलेबस कंप्लीट करना पड़ता है। उसके साथ साथ आपको मौलिक अभिव्यक्ति के पूर्ण अवसर नहीं प्रदान करता। मौलिक अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर प्रदान करता है वो है सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस। आपसे मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि मूल्यांकन क्या है, और मूल्यांकन क्या है इसके बारे में आप जानकारी देंगे, ये होता है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें मतलब हर व्यक्ति अपने अपने जो है मौलिक चिंतन के आधार पे, अपने व्यक्ति के आधार पे आंसर उसका लिखेगा। इसके साथ साथ जो है जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होता है उससे जो है लेखन शैली, भाषा शैली का जो है मतलब जानकारी मिलती है कि किस बच्चे की जो है राइटिंग कैसी है, उसकी जो है मतलब लिखने की जो हैबिट है वो किस तरीके का है, उसकी जो है वो जो चीज़ों के बारे में जानता है, किसी क्वेश्चंस के बारे में वो क्या क्या जानता है। तो ये चीज़ होती है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उससे बच्चों को जो अंक देना जो है, नंबर देना आसान हो जाता है। और कोई ये नहीं कह सकता कि सर जो है इस क्वेश्चंस का आंसर देखिए मैंने सेम टू सेम लिखा है लेकिन इसको ज़्यादा नंबर मिला है, मुझे कम नंबर मिला है, इस तरीके के जो है, तो मतलब विश्वसनीयता ज़्यादा होती है। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बच्चे जो है विद्यालय आने से पहले जो है, इसमें भाषा के बारे में पूछ रहा है कि बच्चे जो है भाषा के संबंध में अगर बात करी जाए तो बच्चे विद्यालय में आने से पहले भाषा के 4 कौशलों का पूर्ण अधिकार रखते हैं। 4 कौशल कौन कौन से हैं ये याद रखिएगा, जैसे बोलना, सुनना, लिखना, समझना, ये सभी 4 कौशल के रूप में अधिकार रखते हैं। तो ये देखिए स्कूल जब आता है बच्चा तो बोलना तो वो जानता है, क्योंकि स्कूल तो 3 साल से पहले तो कोई भी जो है बच्चे का एडमिशन नहीं लेता। प्री स्कूल अगर मान लीजिए प्राइमरी स्कूल जिसे कहते हैं प्री स्कूल या प्राइमरी जो होता है, उसमें जो है 3 साल का बच्चे का एडमिशन होता है। तो 3 साल का बच्चा बोलना जानता है। अगर पेरेंट्स जो है पढ़ने लिखने में जो है सक्षम होते हैं, पढ़े लिखे वाले होते हैं, तो बच्चे का ABCD उस तरीके पेन पेंसिल पकड़ना सिखा देते हैं। सुनना भी जानता है और चीज़ों को समझना जानता है। जैसे आप उससे पूछे कि बेटा जो है आज आपने खाना खाया, या आपको कहीं टॉयलेट तो नहीं जाना है, आपने आज खेला, आज मम्मी ने क्या कहा, इस तरीके के क्वेश्चन आप करते हैं तो वो चीज़ों समझता है, उसका जवाब भी देता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, बाकी चीज़ें जो है यहाँ पे सभी गलत होंगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सबसे ज्यादा होता है। तो देखिए भाषा जो अर्जित होता है, एक तो होता है भाषा अर्जन होता है और एक होता है भाषा अधिगम। भाषा का जो अर्जन होता है वो उसके परिवार से शुरू होता है। याद रखिएगा भाषा का अर्जन उसके परिवार से, माता पिता उसको भाषा जो है सिखाने का प्रयास करते हैं, वो अपने परिवार में जहाँ रहता है उसी से आधार पर जो है भाषा अर्जन सीखता है। जैसे वो पंजाबी परिवार में होगा तो उसका अर्जन जो है मातृभाषा एक तरीके से कह लीजिए उसका पंजाबी होगी, इंग्लिश में बोलते हो तो इंग्लिश में होगी, हिंदी में होंगे तो हिंदी में होगी। उसे अधिगम जो होता है वो जैसे जैसे अधिगम सीखता जाता है, जैसे जैसे भाषा सीखता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा सबसे ज़्यादा महत्व होता है अर्जन में, वो है समाज का कारण है। ठीक है,
और अर्जन, देखिए अर्जन में जो है पाठ्य पुस्तक का ज़्यादा बड़ा रोल नहीं होता, लेकिन भाषा अधिगम में जो है पाठ्य पुस्तकों का बहुत बड़ा रोल होता है। क्वेश्चन आपसे सीटेट में पूछता है, ये पूरा डिफरेंट इसको पलट देगा, और बहुत सारे बच्चे जो है इसी बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन का आंसर क्या देना है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ रहा है कि भाषा अधिगम में सबसे ज़्यादा महत्व किस चीज़ का होता है और ऑप्शन पाठ्य पुस्तक का है, तो आपको जो है आंसर जो है पाठ्य पुस्तक भी लगाना है, ठीक है। पर ऑप्शन बाकी जो है 3 ऑप्शंस भी गौर से देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर आप कहानियों कविताओं में किस पक्ष को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? तो देखिए यहाँ पे कहानी और कविताओं में किस चीज़ को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है? प्रत्यक्ष उपदेशात्मक चीज़ों को महत्व देते हैं, मतलब प्रत्यक्ष रूप से कहानी और कविताओं को सामने खड़े होकर के बच्चों को उपदेश के माध्यम से, जिस तरीके से मैं आपको जैसे बोल रहा हूँ इसी तरीके से बच्चों को कहानी सुनाना है, ये होना चाहिए। या कहानी और कविताओं का व्याकरणिक नियमों की जानकारी की दृष्टि से समृद्ध होना, घटनाओं, शहरों और पदों में दोहराव, या फिर जो है प्रतिष्ठित लेखकों की कहानियाँ और कविताएं जो है बच्चों को पढ़ाई जाए। तो यहाँ पे जो आंसर होगा इसका सही ऑप्शन होगा ए, बिल्कुल सही होगा। जिन्होंने भी जो है ए समझा है उसको आंसर सही लॉक किया है तो वो सभी सही होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं जो है एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं हैं, और इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमजोर होता है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सबसे कमजोर तर्क पूछा गया है, ठीक। इस चीज को गौर से पढ़िए। तो ये देखिए, विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य होता है, ये इसका सही आंसर होगा। या विभिन्न विषयों की अवधारणात्मक समझ की अभिव्यक्ति की भाषा विशेष में होती है, विभिन्न विषयों की अवधारणाएं जो है किसी भाषा विशेष से बनती हैं, या फिर विभिन्न विषयों के अध्यापन में भाषा जो है साधन का कार्य करती है। तो यहाँ पे देखिए जो सही आंसर है, जो सबसे सही आंसर है वो है ऑप्शन यहाँ पे डी, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ये सबसे कम है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षक जो है कक्षा में उदाहरण प्रस्तुत करता है, फिर जो है समान लक्षण वाले अंशों के कार्य व गुण निकलवाता है और उसके बाद उसका अभ्यास करता है। शिक्षक द्वारा अपनाई गई विधियां कहलाती हैं। देखिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीचर जो होता है वो पहले जो है उदाहरण पेश कर रहा है, फिर उसके बाद जो है वो बाकी जो है नियमों की जानकारी दे रहा है उस संबंध में। तो मतलब उदाहरण से जा रहा है नियमों की ओर। याद रखिएगा, उदाहरण से नियमों की ओर जाना, या उदाहरण से सूत्र की ओर जाना, या उदाहरण से जो है किसी जो है उसके गुणों की ओर जाना, क्वेश्चन के गुणों की ओर जाना। तो पहले उदाहरण पेश करना, फिर बाकी जो है नियमों की जानकारी देना, सूत्रों की जानकारी देना। तो ये विधि जो कहलाई जाती है वो आगमन विधि कहलाती है। बच्चों के लिए सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है। क्वेश्चन क्या हो, बहुत गौर से जो है इस चीज़ को रट लीजिए आप। उदाहरण से नियमों की तरफ जाना आगमन विधि, और नियमों से उदाहरण की ओर जाना वो कहलाता है निगमन विधि। याद रखिएगा, निगमन विधि होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोक गीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? देखिए, लोकगीत को शामिल करने का सबसे कम महत्वपूर्ण क्यों होता है? लोकगीत क्या होते हैं? जो एक विशेष क्षेत्र के में जो है गाए जाते हैं, या किसी क्षेत्र में गाया जाता है, किसी राज्य के क्षेत्र विशेष में जो है गाए जाते हैं गीत होते हैं एक तरीके से। तो इससे जो है एक तो पहली बात तो राज्यों की जानकारी मिलती है। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि ब्रज भाषा में जो है गाया जा रहा है, ब्रज गीत है इस तरीके से, तो आप समझ जाएंगे कि ये उत्तर प्रदेश राज्य की बात हो रही है, मथुरा की जो है एक विशेष क्षेत्र की बात हो रही है। तो इससे जो है सांस्कृतिक विशेषता को भी जो है परिचित कराता है, मतलब, और ये भाषिक विशेषता से भी परिचित होने को मुहैया कराता है, मतलब एक भाषिक विशेषता है इसकी, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी गलत होगा। रसानुभूति कराना ये सबसे कम महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पे आंसर बी जो है यहाँ पे गलत है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल तैयार रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ये, और प्रवाह महत्ता जो है मौखिक अभिव्यक्ति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। निम्नलिखित में से किससे जो है प्रवाह महत्ता का संबंध जो है सर्वाधिक है? तो प्रवाह महत्ता का जो है मौखिक अभिव्यक्ति के मतलब है कि जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, बिल्कुल खुले विचारों से अपने बातों को जो है रखना, और प्रवाह महत्ता जो बिल्कुल बिना रोक टोक के अपनी बात को कहना, ये। तो यहाँ पे देखिए विराम चिन्हों के उचित प्रयोग जो है ये तो बिल्कुल भी गलत होगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। सरल और सुबोध भाषा का प्रयोग करना। देखिए जब हम किसी से प्रवाहमय होकर के बातचीत करते हैं, जैसे हम
बिना रोक टोक के बात करते हैं तो वो बातचीत जो होती है वो सरल भाषा में होनी चाहिए। मैंने आपसे जो भी बात कही, जैसे मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ तो वो समझाना हो या क्वेश्चंस को रीड करना हो, वो सभी सरल भाषा में होना चाहिए और सुबोध भाषा में होना चाहिए। ऐसी भाषा जो समझ में आ जाए, किसी को कान में चुभे नहीं, इस तरीके की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिन बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है वे डैश डैश से प्रभावित हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे बच्चे को बोलना है पढ़ने में कठिनाई होती है, और ये जो बीमारियां जो यहाँ पे जो समस्याएं दिख रही हैं जिनको विकार कहेंगे, ये एक विकार जो है एज के अनुसार होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये विकार अपने आप समाप्त हो जाता है। अगर किसी बच्चे में किसी तरीके की शारीरिक और मानसिक जो है कमी ना हो, मतलब जेनेटिक कमी ना हो या कोई शारीरिक जो है दोष ना हो, जैसे एग्जाम से कह लीजिए, देखिए यहाँ पे पढ़ने की प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब है कि बच्चा जो है डिसलेक्सिया नाम से जो है पीड़ित है, इसको डिसलेक्सिया नाम के विकार कहेंगे। अगर जो है बच्चा गणना नहीं कर पाता, छोटा बच्चा जोड़ घटाना नहीं कर पाता, छोटे बच्चे को जो है घड़ी देखना नहीं आता, छोटा बच्चा जो है अगर उसको कुछ सिक्के दे दो तो है वो जोड़ नहीं पाता, उससे कहो कि जो है 5 रुपए ले लो 3 रुपए दे दो, इस तरीके से जो क्वेश्चन करें, या फिर 2 सेब खा लिया है ना, एक बचा, इस पाँच सेब में से 2 सेब खा लिए तो कितने बचे, इस तरीके की गणना नहीं करना आता तो उसे जो है डिस्कैलकुलिया है। अफेजिया में जो है संप्रेषण जो है विकार है, मतलब बच्चा जो है बातचीत करने में जो है डरता है, एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, जल्दी से इंटरेक्ट नहीं करता, एक दूसरे से छुपा छुपा रहता है, किसी से बोलेगा नहीं, ज़रा सा आप बात करने रोने लगेगा, ये होता है। ज़रा सा शोर बढ़ा तो एकदम से जो है वो बेचैन हो जाएगा। डिस्ग्राफिया में जो है लेखन संबंधी विकार होता है, बच्चे को लिखने में दिक्कत होती है। ये सभी विकार जो है ये एक एज तक रहते हैं, एक एज के बाद ये अपने आप जो है ख़त्म हो जाता है। जैसे लेखन विकार होता है, जैसे जैसे बच्चे की मसल्स मजबूत होंगी, फिंगर्स जो है मजबूत होंगी, उसकी लिखने की प्रैक्टिस होगी, वो अपने आप लेखन विकार खत्म होकर के बेहतर हो जाएगा। जैसे 0 से 2 साल के बच्चे को अगर लिखने के लिए पेन दे दोगे वो नहीं लिख पाएगा, 5 साल के बच्चे को आप लिखने को दे दो बेहतर अच्छा लिखेगा, 10 साल के बच्चे को लिखो तो और बेहतर लिखेगा, 25 साल के लोग और बेहतर। तो ये चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे समझ गए होंगे इस चीज़ को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल भी गलत नहीं करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय की पाठ्य चर्चा सहगामी क्रियाएं ऐसी हों जो बच्चों को डैश डैश के अवसर प्रदान करें। देखिए क्लासरूम में विद्यालय है, और विद्यालय में जो क्लासरूम है उसमें जब अगर किसी बात पे चर्चा हो रही है, पाठ्य चर्चा सहगामी क्रिया हो रही है, तो वहाँ पे बच्चों को जो है किस प्रकार के अवसर देने चाहिए हमें। क्या बच्चों को जो है मौखिक अभिव्यक्ति देनी चाहिए, मतलब बोलने की आज़ादी देनी चाहिए, या लिखने की आज़ादी देनी चाहिए, या भाषा प्रयोग पर, या अभिनय जो है जिसे कहते हैं एक्टिंग। या तो देखिए यहाँ पे बच्चे को जो है मौखिक अभिव्यक्ति की आज़ादी ज़रूरी है। बच्चा जब अपने विचारों को जो है टीचर से कहेगा, दूसरे बच्चों से कहेगा, अपने विचार व्यक्त करेगा, तब आप उस बच्चे का मूल्यांकन कर पाएंगे कि बच्चा कितना नॉलेजेबल है, कितना जो है उसके प्रॉब्लम समस्याएं से ग्रसित है, कौन सी चीज़ उसको नहीं आता है। इसलिए बच्चे को जब ऐसी समस्या मतलब ऐसी चीज़ हो रही हो, मौखिक अभिव्यक्ति कर रहा हो बच्चा, तो उसको रोकना और टोकना नहीं चाहिए। ये भी आपको क्वेश्चन कई बार पूछता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आंसर ए होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका क्वेश्चन आंसर अगर जिसने भी दिया तो समझ लीजिए कि आपकी प्रैक्टिस और आपका जो सीटेट का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ये मैं गारंटी कह सकता हूँ। मतलब जो नहीं गलत भी कर दो तो ऐसा नहीं है कि जो है आप सोचे कि जो है ये तो मैं पर ये थोड़ा सा हार्ड है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। पत्नी से हम जब कोई बात करते हैं तो जैसे पत्नी से क्या होता है, हम कैसे बात करते हैं, जल्दी करो यार हमें देर हो रही है, जल्दी चलो ना, लेट हो रहे हैं, भागो यहाँ से जल्दी, जो है किसी के यहाँ जाना है, फिर लेट कर देती हूँ, इस तरीके से हम बात करते हैं। सहकर्मी से जो है जाने का समय हो गया, हम बैठक के लिए जो है देर हो जाएगी, ठीक है। वरिष्ठ नियोक्ता से जो है महोदय शाम के 4 बज गए हैं यार, और बैठक में 4:15 बजे हैं और हमें जो है चलना नहीं चाहिए, क्या अब हमें चलना चाहिए, इस तरीके से। तो हम जो है पत्नी से हो गया, सहकर्मी से हो गया, वरिष्ठ नियोक्ता से हो गया, इस तरीके से बातचीत करते हैं। तो भाषण की विभिन्नता का जो स्वरूप है उसको किस नाम से जानेंगे, तो देखिए इसका जो सिंपल आंसर है मैं आपको बता देता हूँ, इसको कहेंगे रजिस्टर। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सी सही जवाब होगा। अगर हम इसको हिंदी में बात करें तो याद रखना, यहाँ पे हिंदी नाम नोट कर लीजिए, हिंदी बच्चों आपको है भाषा प्रयुक्ति कहेंगे इसे इंग्लिश में, हिंदी में। और अगर हम इंग्लिश में बात करें तो लैंग्वेज जो है, इसको लैंग्वेज जो है रजिस्टर कहेंगे, ठीक है, लैंग्वेज रजिस्टर कहते हैं इसको, ठीक। अब ये होता क्या है, ये होता है कि इसमें भाषा का प्रयोग होता है, भाषा का आप प्रयोग किसके साथ कैसा करना चाहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि किसी विषय से संबंधित, किसी विषय से संबंधित जो है विशेष प्रकार की भाषा का प्रयुक्त होती है। जैसे ऑफिस में जो है
आप अपने कलीग से किस तरीके से बात करते हैं, आप अपने बच्चों से कैसे बात करते हैं, अपने वाइफ से कैसे बात करते हैं, अपने दोस्तों से किस तरीके की भाषा में अपनाते हैं। तो यही होता है भाषा का आप यूज़ कैसे करते हैं, आपके भाषा जो है रजिस्टर, आपके लैंग्वेज किस तरीके से दोस्तों के बीच में। आमतौर पर बच्चे जो भी व्यक्ति हैं सभी लोग जो है अपना खुल के बात करते हैं, कोई भी है बाउंडेशन नहीं होती। पत्नी के सामने भी जो है आमतौर पे जो है बच्चे जो व्यक्ति होते हैं सभी खुल के बात करते हैं, है ना। बच्चों के सामने जो है कुछ डिफरेंट तरीके से बात करते हैं, मैनर्सफुल होकर के बात करते हैं कि आप बेटा क्या कर रहे हैं, ताकि बच्चा जो है बदतमीजी ना सीखे, आपको देख करके जो आपकी चीज़ों को कॉपी ना करे। तो यही चीज़ होता है, इसी को कहते हैं रजिस्टर या भाषा प्रयुक्ति कहते हैं, है ना। उसका यूज़ प्रयोग कैसे करना होता है, भाषा का प्रयोग किस तरीके से होता है, ये चीज़ों का होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत खास है, इंपॉर्टेंट है, भाषा के सीटेट के एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, इसको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह प्रस्तुति के दौरान यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया जा रहा है, मतलब आप कुछ प्रदर्शित कर रहे हैं क्लासरूम में जो है, और एक बच्चा जो है बदतमीजी कर रहा है, ठीक है, वो शैतानी कर रहा है या दूसरे बच्चों को परेशान कर रहा है, तो एज अ टीचर जो है आप जो है क्या करना चाहेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप उसके ऊपर चिल्लाएंगे ये तो बिल्कुल भी गलत होगा, ठीक है। उससे बात करेंगे या उससे सभी के सामने बात करेंगे, मतलब सभी के सामने एक तरीके से बेइज्जत करना हो गया। बात करेंगे तो उससे कुछ नहीं कहेंगे, उसको जो भी करना है करते रहने देंगे, उससे समझेंगे कि वो खुद ही अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऐसे सिचुएशन होती है तो आप उससे जो है उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे, उससे बच्चे से बात करेंगे, बात करके उससे कारण जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा इस तरीके की हरकत क्यों कर रहा है ना। इतना सिखाने के बाद भी तुम बदतमीजी कर रहे हो। इस तरीके के कुछ जो है कम्युनिकेशन जो होती है टीचर और जो है और स्टूडेंट के बीच में जो होती है वो करने का प्रयास करेंगे, ना कि जो है उसे बेइज्जत करेंगे, चार लोगों के बीच में उसे जो है वह डांटेंगे, धमकाएंगे, इस तरीके की चीज़ें नहीं करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि विद्यार्थी जो है कुसुमायोजन से बच रहे हों, पढ़ने की ओर उनकी रुचि वृद्धि हो रही हो, उनके व्यवहार में यथा परिवर्तन हो रहा है, तो निम्नलिखित शिक्षण कारगर समझा जाएगा। तो देखिए ये जो है इसका समझा जाएगा, इसका क्या है इसका सही आंसर। तो देखिए ये आंसर है इसका उपचारात्मक शिक्षण कहलाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा इसका सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग जो है अध्यापक द्वारा क्यों किया जाता है। देखिए उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग क्यों जाए, उपचारात्मक मतलब उपचार करना, पढ़ाई लिखाई में बच्चे का उपचार करना, बिल्कुल तोड़ दिया शब्दों को, उपचार करना। अब उपचार करने का मतलब है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी बच्चे में, तभी तो उपचार कर रहे हैं। मतलब आप कोई क्वेश्चन देते होंगे वो सॉल्व नहीं कर पाता होगा, उसका उपचार करके आप उसको जो है उसका क्वेश्चन सॉल्व करने का जो है तरीका बताएंगे कि कैसे जो है बेटा ये चीज़ों को है। वो कहीं कहीं चीज़ों को भूल जाता होगा बीच में पढ़ते वक्त, तो आप उपचार करते हुए जो है उसको जो है एक हेल्प करेंगे, टेम्परेरी हेल्प करेंगे। तो ये जो आंसर है इसका, अध्यापक को क्या करना चाहिए, ये अधिगम कठिनाई दूर करने हेतु जो है उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग किया जाता है, ना कि पक्षपात व्यवहार के लिए, ना स्पर्धा कराने के लिए, ना अधिगम की विद्यार्थी की अधिगम समस्या की जानकारी हेतु या अधिगम कठिनाइयाँ दूर करने हेतु, विद्यार्थी की अधिगम समस्या की जानकारी हेतु। यहाँ पे देखिए कंफ्यूज करने वाली चीज़ें हो सकती हैं, अधिगम कठिनाई दूर करने हेतु या विद्यार्थी की अधिगम समस्या की जानकारी हेतु। तो यहाँ पे आंसर बी बिल्कुल सही होगा मेरे ख्याल से। डी भी ऑप्शंस मुझे सही लग रहा है, इसमें जो है दोनों ही मुझे आंसर सही लग रहे हैं, पर ज़्यादा मुझे ये फिट बैठ रहा है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चंस को गौर से रीड करिएगा, पेपर में ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला होता है। कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन गलत है ना। इन क्वेश्चंस को बहुत गौर से समझिएगा, ठीक। पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है पेपर में, ये आपको बहुत हद तक पास करा सकता है। अगर आपने तैयारी नहीं भी करी है और आप क्वेश्चंस को बस इतना समझते हैं कि क्या क्वेश्चंस का नेचर जो है पॉजिटिव है और क्या क्वेश्चंस का नेचर निगेटिव है, आप आंसर ढूंढ पाएंगे। यहाँ पे देखिए नहीं है पूछ रहा है, तो मतलब आंसर भी जो है ये मतलब पॉजिटिव में पूछ रहा है। तो मौन वाचन द्वारा एकाग्रचित होकर पढ़ा जाता है। अब सोचिए आप मौन होकर के किताब की तरफ देखें और मौन रहें और मन ही मन में किताबों मतलब वर्ड्स को पढ़ें, इस क्वेश्चंस को जो है मन ही मन में पढ़ें, तो आप देखेंगे एकाग्रचित होकर पढ़ पाएंगे, बिना डिस्टर्बेंस के पढ़ पाएंगे। तो ये बिल्कुल सही है, इसका जवाब तो सही हो सकता है। पठन कौशल से छात्र उचित जो है गति विराम हाव भाव के साथ पढ़ना सीखते हैं। जब बच्चे जो हैं बोल के, जैसे हम बोल रहे हैं, तो जब हम बोलते हैं तो उचित गति होती है हमारे जो है वर्डों में, जो है तेजी बोल सकते हैं, एकदम से स्लो बोल सकते हैं, मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन बदल सकते हैं, तो ये सब चीज़ें भी सीखते हैं। तो ये बिल्कुल सही है।
लेखन कौशल जो है ज्ञान को संग्रहित करने में सहायक होता है। हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद लिखते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं, लिखते हैं, जितना ज़्यादा हम अधिक लिख लिख करके पढ़ेंगे उतना ही हमारा ज्ञान जो है बहुत लंबे समय तक चलेगा। मतलब हम जब जल्दी उस चीज़ को भूलेंगे नहीं। हमारे माता पिता भी अक्सर यही करते हैं, लिख लिख करके प्रैक्टिस किया करो, चुप मन में जो है पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, तेजी तेजी मत पढ़ो, है ना। भाषा कौशल जो है हिंदी शिक्षण में कोई महत्व प्रदान नहीं करता, तो यही आंसर यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल समझाने जैसा कुछ नहीं था, मुझे लगता है ये सभी लोगों ने जो है ये क्वेश्चन सही किया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ नाटक जो शिक्षण हो रहा है उसमें बच्चे का मूल्यांकन करना है। सतत मूल्यांकन का मतलब होता है पूरा संपूर्ण मूल्यांकन, सर्वांगीण मूल्यांकन, पूरे जो है मूल्यांकन करना है। उसके हाव भाव, उसके एक्सप्रेशन, उसके बोलचाल, उसके भाषा कम्युनिकेशंस कैसे रही, उसके ना जो भी जिस तरीके के भी नाटक था उस सभी का मूल्यांकन होता है। व्यापक मूल्यांकन है कि केवल जो है बच्चे का जो है एक्सप्रेशन पे ध्यान देना है, बच्चे के जो है कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है, ये चीज़ों का मूल्यांकन है। किसी एक स्पेसिफिक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, व्यापक क्षेत्र का मूल्यांकन नहीं। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है लिखित परीक्षा, तो बिल्कुल भी नहीं। नाटक शिक्षण में लिखित परीक्षा का कोई रेल नहीं है। मुख्य संवादों को सुंदर रूप से लिखना, यहाँ पे फिर से लिखना आ गया तो ये भी इसको गलत कर देंगे। पढ़े गए नाटक का मंचन, देखिए नाटक शिक्षण में मंचन का बहुत बड़ा रोल होता है। एक्टिंग का मतलब पात्रों का चरित्र चित्रण लिखना, फिर से यहाँ लिखना गया। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस तो पूरे वैसे ही गलत हो गए। ऑप्शन सी तुरंत लॉक कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा एक कौशल है और इसका विकास जो है अभ्यास पर ही निर्भर है। देखिए क्वेश्चंस जो है कथन वाला है और ज़्यादातर मैं गारंटी कह रहा हूँ कि ये 50% लोगों ने इस क्वेश्चंस को गलत कर रखा होगा। 50 से ज़्यादा ही होंगे, 50+। ठीक, और बस केवल एक वर्ड है जिसको आप देखिए आंसर पा जाएंगे कि भाषा एक कौशल है जिसका विकास अभ्यास पर निर्भर करता है। और हमें पता है कि अभ्यास का नियम किसने दिया था, सीखने का नियम किसने दिया था। ठीक है, तो ये सीखने का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था। तो इनके अनुसार जो सीखने का नियम है, एक व्यक्ति जो है तत्परता के साथ सीख सकता है, किसी चीज़ में रुचि लेकर के सीख सकता है, या निरंतर अभ्यास से सीख सकता है। ठीक है, और या फिर किसी के प्रभाव में आकर के सीखता है। तो ये यहाँ पे जो आंसर बैठता है वो है थॉर्नडाइक। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल डी सही होगा। कितना जो है कंफ्यूज कर सकता है ये क्वेश्चन इस तरीके से। तो ये क्वेश्चंस भी है, इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आपको एकाग्रचित होकर के क्वेश्चंस को पढ़ना है और समझने का प्रयास करना है। क्वेश्चंस को डिकोड करने का प्रयास करिएगा, क्वेश्चंस को छोटे छोटे भागों में तोड़ने का प्रयास करिएगा, पॉजिटिव निगेटिव वर्ड्स को सुनने का प्रयास कीजिएगा कि इसमें पॉजिटिव निगेटिव में क्या पूछ रहा है। ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है पेपर देते हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। देखिए उपचारात्मक शिक्षण की विधि है तो उपचार होता है। यहाँ पे ये क्वेश्चंस जो है मुझे लगता है ज़्यादा नहीं देना चाहिए था, फिर से आ गया। व्यायाम जो है कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने डायरेक्ट जो है वैसे ही का वैसे ही जो है उठा दिया। क्वेश्चन रीड करता तो मैं ये क्वेश्चन नहीं देता आपको। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी ने क्वेश्चन इसका सही कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों में जो है भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ये बात आप याद रखिए। स्टेटमेंट जो है सीडीपी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीडीपी और हिंदी पेडागोजी के रूप में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। बच्चों में जो है भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, चोम्स्की के इस कथन से कौन सहमत नहीं था। देखिए, तो ये देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, गेस करने का प्रयास कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो बच्चों में जो भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, और ये चोम्स्की के जो कथन है वो किससे जो है इन्होंने जो है, ये आंसर है, इसका आंसर है वाइगोस्की। ध्यान रखिएगा, वाइगोस्की ने जो सिद्धांत दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, जो बौद्धिक विकास होता है, चिंतन जो है कहेंगे उसे, या फिर मानसिक क्षमता का विकास जो होता है, वो बच्चे का समाज और संस्कृति के परस्पर तालमेल बिठा करके ही बच्चे का हो सकता है। और जब समाज और संस्कृति में तालमेल बिठाता है तभी बच्चे का जो है भाषा का विकास होता है। तो उनका कहने का मतलब है कि एक बच्चा अगर जंगल में छोड़ दिया जाए और वो समाज और संस्कृति से दूर रहे, लोगों से दूर रहे, कम्युनिकेशन ना किया जाए उसका, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, बच्चा जो है कहीं ना कहीं जो है उसका भाषा ही डेवलप नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा वाइगोस्की ने जो है इस बात से, ये वाइगोस्की जो है इसके इस कथन से सहमत नहीं थे। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए, तो भाषा के कौशल केवल क्रमबद्ध रूप से ही सीखे जा सकते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है सही बताना है, तो ये तो बिल्कुल भी गलत है। भाषा के कौशल परस्पर अंतः से संबंधित है, अंतः संबंधित है, या भाषा के कौशल केवल जो है, देखिए यहाँ पे शब्द अगर केवल आ जाए, याद रखिएगा टैग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा वीडियो आप टैग वर्ड वाला जरूर देखिएगा। जैसे एक टैग वर्ड है केवल, अब यहाँ पे केवल आ गया है तो आप समझ लीजिए ये ऑप्शन तो गलत होगा हर हाल में। तो केवल पढ़ना लिखा इंपॉर्टेंट है, हटा दीजिए यहाँ पे। भाषा के मूल रूप से कौशलों में केवल जो है सुनना और बोलना ही शामिल है, समझना बिल्कुल शामिल नहीं है क्या? तो ये भी गलत हो गया। देखिए भाषा जो है चार, सुनना हो गया, बोलना हो गया, लिखना हो गया, समझना हो गया, ये भी तो है इसमें शामिल। तो यहाँ पे देखिए पूरा तीन ऑप्शंस तो यहाँ वैसे ही केवल केवल के नाम पे गलत हो गए, तो आंसर बी जो है लॉक कर देना है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोहन को पढ़ने में कठिनाई होती है परंतु उसका अवबोधन जो है पक्ष बेहतर है। रोहन किस समस्या से जूझ रहा है? तो देखिए यहाँ पे देखिए अवबोधन, पढ़ने में उसको कठिनाई होती है, वो पढ़ नहीं पाता है, तो पठन जो है विकार है इसको। अब पठन विकार मैंने आपको बताया था, डिसलेक्सिया हो सकता है, तो ये डिस्ग्राफिया हो सकता है। डिसकैल्कुलिया में जो है क्या होता है, डिसकैल्कुलिया में जो है बच्चा जो है मैथ की कैलकुलेशन गणना नहीं समझ पाता। डिस्ग्राफिया में लेखन संबंधी विकार है, यहाँ पढ़ने में कठिनाई हो रही तो पठन संबंधी विकार हो गया, वो डिसलेक्सिया हो गया। अफेजिया जो है वो संप्रेषण संबंधी विकार है, बच्चा जो है कम्युनिकेट नहीं कर पाता, वर्बली बात नहीं कर पाता, डरता है एक दूसरे से, है ना, हिचकिचाहट होती है उसको, ज़्यादा जो है चार लोगों के बीच में जो है आ जाए तो उसको बेहोशी छाने लगती है, रोने लगेगा, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग ये सुनिश्चित करता है कि, अब देखिए भाषा की अगर क्लासरूम है वहाँ पे समाचार पत्र या पत्रिकाओं का प्रयोग किया जा रहा है, तो आप क्या समझ रहे हो कि क्यों प्रयोग किया जा रहा है? बच्चों में भाषा पर जो है समाचार पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े इसलिए ये प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, या फिर मुख्य शीर्षक याद हो जाए, ऊपर ऊपर की जो है टैगलाइन हेडलाइन है जिसे कहते हैं, हेडलाइन को जो याद कराना ये उसका मूल उद्देश्य है, या फिर जो है बच्चे प्रमाणित जो है लेख और समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं, या फिर ये कारण हो सकता है कि क्लासरूम में अगर समाचार और पत्रिकाएं जो है मैगजीन पढ़ाई जा रही है तो इसका मतलब है कि बच्चे जो है उस पर जो है अपना रिव्यू देने की जो है क्षमता रखते हैं। इसका एक और कारण हो सकता है कि ये पढ़ाने का, इससे क्या होगा कि बच्चे जो है इस तरीके की लैंग्वेज भी सीख पाएंगे कि समाचार पत्रों में किस तरीके की भाषा यूज़ की जाती है, पत्रिकाओं में किस तरीके की भाषा यूज़ की जाती है, तो ये भी इसका एक कारण होता है, और उसके बाद भी अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आंसर होगा सी, बिल्कुल सही होगा ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य अर्थग्रहण और अभिव्यक्ति तथा सृजन शक्ति तीनों का एक साथ विकास होता है? ये इंपॉर्टेंट जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए इसका 23 का आंसर क्या है? इसका सही आंसर जो है वो है किंडरगार्टन पद्धति, याद रखिएगा किंडरगार्टन पद्धति। और ये पद्धति किसने दिया था? ये दिया था फ्रोबेल ने, याद रखिएगा ये फ्रोबेल ने जो ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था, और फ्रोबेल ने माना था कि, इनका मानना था कि खेल खेल के माध्यम से बच्चे जो है सीखते हैं, इसलिए खेलों के माध्यम से बच्चे को सीखने का प्रयास करवाना चाहिए, ठीक है। याद रखना खेल विधि इसे कह सकते हैं, खेल विधि के द्वारा बच्चों को सिखाने का प्रयास करना चाहिए, ये चीज़ समझ गए होंगे। अगला क्या है कि यहाँ पे डाल्टन दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, डाल्टन जो पद्धति होती है ये एक माध्यमिक स्तर की पद्धति होती है, इसमें बच्चा स्वयं अपनी गति से सीखता है। याद रखिएगा डाल्टन में स्वयं बच्चा अपनी गतिविधियों से सीखता है, अपनी गति से सीखता है, ठीक है। उसमें प्रोजेक्ट विधि क्या होता है? प्रोजेक्ट विधि होता है ये भी एक माध्यमिक स्तर की है, उच्च स्तरीय जो है प्रोजेक्ट होता है। इसमें जो होता है किसी कार्य का निरीक्षण करना होता है, किसी कार्य का जो है जांच करना होता है कि कहाँ तक गया, कहाँ नहीं, क्या प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना, तो इस प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से होता है। तो याद रखना किसी कार्य का निरीक्षण करना, जांच करना, ये चीज़ होता है। मोंटेसरी विधि, याद रखिएगा मोंटेसरी विधि में जो है लिखना और सीखने पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है। मोंटेसरी विधि पर लिखना सीखने पर जो है सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है, और किंडर में खेल विधि पर दिया जाता है। ये दोनों पॉइंट बिल्कुल रट लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाषा विकास में बच्चे जो है जिन शब्द और शब्द संयोजनों को समझते हैं वो क्या कहलाते हैं? यहां देखिए भाषा विकास में बच्चे जिन शब्दों को समझते हैं और संयोजन को समझते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वनिम, ग्राह्य, उत्पाद और बोध। देखिए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका देखिए बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, अगर सही से समझ रहे हैं कि बोध, इसका सही आंसर है बोध। देखिए बोध का मतलब ही होता है कि
शब्दों की मीनिंग को समझना। तो भाषा विकास में बच्चे जिन शब्दों और संयोजनों को समझ लेते हैं उसी को बोध का है। मतलब तुम्हारे शब्द का मीनिंग क्या है, ठीक है, वो बोध क्या कहना चाह रहा है, वो शब्द क्या कहना चाह रहा है, तो यही होता है बोध। इसका आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। और ज़्यादातर बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया होगा, मैं फिर से कह रहा हूँ ये क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चों ने गलत किया होगा। मोन तो इस चीज़ को जो है तैयार कर लीजिएगा, क्वेश्चन गलत मत करिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ गलत ये ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, ज़्यादातर क्वेश्चन सभी सॉल्व कर लेंगे इसको। कोई भी निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी को लिखना सीखने का विशिष्ट शिक्षण शास्त्रीय क्रम है? लिखना सीखने का विशिष्ट जो है शिक्षण शास्त्रीय क्रम है। सीधी रेखाओं और गोलों द्वारा अक्षर लिखना सीखना सिखाना, या विद्यार्थियों से विशिष्ट प्रकार की अनेक आकृतियां बनवाना, या विद्यार्थियों से ऊंचे स्वर में अक्षर बुलवाकर अनेक बार लिखवाना। तो यहाँ पे जो है क्रम होना चाहिए। देखिए पहला जब बच्चा आता है लिखना सीखने का तो उसको जो है एक सीधी गोला में लिखने का इस तरीके से जो है स्लैंटिंग लाइन दे देते हैं, स्ट्रेट लाइन दे देते हैं। बच्चे को जो है एक जो है ऐसे लाइन खींच करके दे देते हैं। तो या फिर ये सभी होता है ना, बच्चे को जो है उल्टा बी या उल्टा सी लिख देते हैं, या फिर इस तरीके से बच्चा लिखता है, प्रैक्टिस करता है। तो यहाँ पे तो पहला यही स्टेज होता है। उसके बाद जो है विशिष्ट प्रकार की अनेक आकृतियाँ बनवाते हैं, यही सब आकृतियाँ ही हैं। फिर उनके अक्षर बुलवाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल क्रमबद्ध रूप से दिया हुआ है, ऑप्शन ए बी सी 1 2 3 आंसर है, बिल्कुल सही है आंसर, ऑप्शन है यहाँ पे ए। ठीक, मेरी कक्षा में एक विद्यार्थी है, उसने कहीं से अच्छा और हुक्म, याद रखिएगा अच्छा और हुक्म जैसा शब्द जो है सुन लिया है। अब उसके बारे में वो जानना चाहता है या चाहती है। पाठ्यक्रम की पुस्तक में इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं है। अब जो आपको सिलेबस दिया है या बुक दिया है उसमें ऐसी कोई शब्दों की जानकारी नहीं है। अब वो आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए अच्छा है, हुक्म है। कोई बच्चा जो है अगर कोई नया शब्द सुन लिया है कहीं से और वो आपसे मीनिंग पूछता है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपको उस बच्चे को उसका आंसर देना है, उसका आंसर का जवाब देना है। तो मित्र को बुलाना चाहिए जो अच्छी तरीके से हिंदी बोल लेती है उसे, गलत बात है। बोली जाने वाली भाषा का प्रमाणिक प्रयोग के उदाहरण ढूंढने चाहिए, ये हो सकता है। आगे देख लेते हैं पहले ऑप्शंस भी। व्याकरण की पुस्तकों में इस तरीके के शब्दों को ढूंढना चाहिए, तो ये भी नहीं है। शब्दकोश दिखाना चाहिए, देखना चाहिए, ये भी नहीं है। आंसर है यहाँ पे प्रमाणिक प्रयोग के उदाहरण ढूंढने चाहिए कि जिस भाषा का बच्चे ने प्रयोग किया है और जिसका सिलेबस में कोई जो है जिक्र नहीं है, उस शब्दों का कहाँ यूज़ होता है इसके बारे में आपको जो है ढूंढना चाहिए और उसको बताना चाहिए, यही है। क्योंकि यहाँ अच्छा और हुक्म ही नहीं है, इसके जगह और कोई जो है बच्चा शब्द बोल सकता था जिसको जो है आपको मीनिंग नहीं पता होती। तो याद रखिएगा ये चीज़ है, यहाँ पे आंसर होगा प्रमाणिक प्रयोग जो है उदाहरण हमें ढूंढना चाहिए। ठीक, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। एक अध्यापक जो है कक्षा 4 में 2 के जोड़ों में कार्य करवाती है। वो विद्यार्थी ए को, देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन को गौर से समझिए। एक बच्चा है जिसको वो वेटर बनने के लिए कहती है और दूसरा बच्चा है जिसको वो ग्राहक बनने के लिए कहती है। और प्रत्येक जोड़े को आपस में जो कम्युनिकेट करने के लिए कहती है, मतलब संवाद करने के लिए कहती है, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए। एक वेटर और ग्राहक बन करके है ना बैठो, मतलब वेटर जो है खड़ा होकर के आपसे पूछेगा कि सर क्या ऑर्डर क्या है ना, और वो आप बताएंगे कि मुझे ये ऑर्डर चाहिए, है ना। तो ये चीज़ संवाद करने के लिए कहती है। ये गतिविधि किसमें सुधार लाने के लिए सबसे कम योगदान देती है? याद रखिएगा, तो अभिव्यक्ति की स्पष्टता में ये, या फिर वाक्य रचना में, या सक्रिय जो है श्रवण में, या शब्द संपदा में। तो देखिए ये जो आंसर इसका सही होगा वो है वाक्य रचना में सबसे ज़्यादा कम योगदान देती है। क्योंकि अभिव्यक्ति की स्पष्टता, जब तक एक दूसरे से स्पष्ट भाषा में नहीं बात करेंगे तो चीज़ों को जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट, आपने ऑर्डर कुछ किया, वो ऑर्डर कुछ और ला रहा है, ये अभिव्यक्ति में सब स्पष्टता होनी चाहिए। एक दूसरे के कम्युनिकेशन में स्पष्टता होनी चाहिए कि आपने क्या ऑर्डर किया है और उसने गौर से उसको सुनना चाहिए कि उसने क्या ऑर्डर जो है सुना है। ठीक है, उसके बाद सक्रिय श्रवण, सुनना बहुत ज़रूरी है भाई। ऑर्डर ले रहे हो या आप बोल रहे हो तो उसका सक्रिय श्रवण होना या फिर साफ सुथरा बोलना भी बहुत ज़रूरी है। शब्द संपदा का होना जो है, क्योंकि शब्दों का भंडार अगर आपके पास नहीं होगा तो आप बोलेंगे कैसे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी बी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन यहाँ पे बी गलत होगा। ठीक है, यहाँ पे कम योगदान जो है वो ऑप्शन बी ही करेगा, बाकी सभी सही होंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ना लिखना सीखना तब सरल हो जाता है जब, बच्चों के लिए पढ़ना लिखना सीखना तब सरल हो जाता है कब? जब उन्हें किसी उद्देश्य के साथ जोड़ा जाए। उस जो जो भी वो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, लिख रहे हैं, उसको किसी उद्देश्य के साथ जोड़ दिया जाए, या फिर उसके वर्णमाला के ज्ञान के साथ, निरंतर अभ्यास के साथ, निरंतर। तो यहाँ पे आंसर जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन किसी ने भी गलत नहीं किया होगा, आई गेस। ठीक है,
एक अध्यापक होने के नाते आपका मुख्य ध्यान जो है किस पर नहीं होना चाहिए? तो एज अ टीचर जो है आपका ध्यान नहीं होना चाहिए विभिन्न भाषाओं की स्वीकृति पर, क्योंकि एक क्लासरूम जो होता है वो बहुभाषी क्लासरूम होता है, वहाँ पे अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, तो विभिन्न भाषाओं की स्वीकृति पर भी जो है ध्यान देना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि जो है आप सोचें कि यहाँ पे केवल हिंदी बोली जाएगी या इंग्लिश ही बोली जाएगी या पंजाबी बोली जाएगी या कन्नड़ बोली जाएगी, कुछ भी इस पर नहीं ध्यान होना चाहिए। या फिर सभी को जो है एक समान समय देना, इस पर ध्यान, किस पर ध्यान नहीं हमें देना है ये बताना है। उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करना या विशिष्ट वर्ग की संस्कृति को महत्व देना। केवल जो है एक बच्चे की कोई, मान लीजिए कोई संस्कृति है, चाहे हिंदू बच्चे की संस्कृतियों पर केवल ध्यान देना, या मुस्लिम बच्चों की संस्कृति पर केवल ध्यान देना, या फिर ईसाई बच्चों की संस्कृति पर केवल ध्यान देना, या फिर जो है पंजाबी वालों के जो है ध्यान देना, इस तरीके से जो है विशिष्ट वर्ग की संस्कृति को ध्यान देना, ये हमें जो है नहीं करना चाहिए एज अ टीचर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से असमान जो है शब्द की पहचान करना है, मतलब असमान जो है ऑप्शन की पहचान करना है। तो बच्चों में जो है प्रथम भाषा के विकास के समानांतर अर्जन जो है स्वाभाविक तरीका है, या फिर अर्जन जो है अचेतन प्रक्रिया से संबंधित है, या अर्जन जो है भाषिक निपुणता से स्वाभाविक जो है विकास से संबंधित है, या अर्जन भाषा के नियमों के जो है चेतन ज्ञान पर बल देता है। ऑप्शन यहाँ पे बी गलत होगा। ठीक है, बाकी असमान शब्द यही है। ठीक, बाकी सभी सही हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आज का वीडियो का जो टारगेट है वह है 10 लाइक्स का। आपका लाइक्स हमें मोटिवेशन देगा, हम इसी प्रकार से डेली आपको वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। यहाँ पे सीटेट से संबंधित आपको सभी जानकारी भी मिलेगी, जब भी जैसी कोई जानकारी होगी वो आपको ज़रूर से ज़रूर प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।